कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो बहुत दर्द महसूस कर रहा है, एक तीर की तरह दर्द जो उसे चीख मारने पर मजबूर कर देता है। दर्द इतना ज्यादा है कि उसे डर लगता है कि शायद यह दिमाग के अंदर खून बहने का है। वह बेचैनी से उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसे जवान नहीं मरना है। फिर एक शिफ्ट होता है, वो जैसे जगता है या शायद समझने लगता है। वो सोचता है क्या वो वाकई में जाग गया है। उसकी नजर एक टेबल पर खुली हुई किताब पर पड़ती है जिसमें अजीब सिंबल्स भरे हैं। उसकी आंखें और खुल गईं, जागरण का एहसास वापस आया, लेकिन जागते हुए भी एक चुभती दर्द बनी रहती है, जैसे एक तेज चाकू धीरे धीरे उसके सिर को काट रहा हो। वह उठता है, आंखें रब करते हुए, कुछ भी जो अभी हुआ उसके असर को भुलाने की कोशिश करते हुए। दर्द इतना है कि सो जाना मुश्किल हो गया है। उसे लगता है आज सिक डे लेना जरूरी होगा। अचानक एक एहसास होता है, उसकी आंखें फिर से खुलती हैं। नई जागरूकता का एहसास उस पर छा जाता है। कुछ तो गलत है। वह कमरे में घूमता है, अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे ये नहीं पता वह कहाँ है। कमरा उसे अनजान लगता है। वो अभी भी अपने सिर की तेज दर्द से जूझ रहा था, अपनी मौजूदगी पर सवाल उठा रहा था, सोच रहा था क्या वो सच में जाग गया है। कमरा उसकी नजरों में घूम रहा था, अनजान और परेशान करने वाला। उसकी नजर डेस्क पर टिक गई, खास तौर पर कुछ किताबें और उसके पास रखा एक हैंडगन। वो डेस्क उसके लिए अजनबी था, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहा था। पूरा कमरा पहचानने लायक नहीं था। उसने अपने हाल को जांचने के लिए एक पल लिया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उसका दिल तेजी से धड़कते हुए उस खामोशी को तोड़ रहा था। फिर उसकी नजर खिड़की पर गई। बाहर रात के आसमान में एक अजीब लाल चांद था जो अनजाने शहर पर एक अजीब सा उजाला डाल रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें खुल गईं जब उसने अपने आसपास देखा। उस पर एक रियलाइजेशन का लहरा आया। ये सिर्फ अनजाना नहीं था, ये गलत था, बहुत ही गलत। वह अभी भी सिचुएशन समझने की कोशिश में दीवार पर लगे आईने की तरफ मुड़ गया। उस पर नजर डालते ही उसने एक ऐसा चेहरा देखा जो कि उसे जाने पहचाने सा लग रहा था, लेकिन बिल्कुल अनजाना भी। उसने हैरानी से कहा, मैं झो मिंगरोई। उसकी सोच एक ही डरावनी संभावना के इर्द गिर्द घूमने लगी कि वह किसी तरीके से दूसरे शरीर, दूसरी जिंदगी में ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। उसने ऐसे घटनाओं के बारे में अनेक वेब नॉवेल्स पढ़े थे, उन्हें सिर्फ कल्पना समझकर इग्नोर किया, लेकिन अब अपने सेंसेस के अनडिनाइबल एविडेंस का सामना करते हुए वह इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, काम डाउन के शब्दों को मंत्र की तरह दोहराते हुए। उसे पता था कि उसे अपने विचारों को इकट्ठा करना होगा, यादों और जज्बातों के उलझन भरे मचल को समझने के लिए जो उसके अंदर घूम रहे थे। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, उन अनोखे घटनाओं को याद करने की जो इस अजीब अवेकनिंग से पहले हुई थी। उसे याद आता है कि वो हाल ही में काफी अनलकी महसूस कर रहा था। उसने याद किया कि वो काम से निकलते ही एक रोड वेंडर के पास गया जो पुरानी किताबें बेच रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड था कि कुछ भी नहीं बदला और उसने सोचा कि ये सब कुछ बकवास है। लेकिन तब एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या ये हो सकता है कि वो उस लक एनहांसमेंट रिचुअल की वजह से ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। उसने याद किया कि उसने ये किताब खरीदी थी। समझ नहीं आता था कि उसे ऐसा करने का क्या ख्याल आया। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसने अपने कमरे के चारों कोने में स्टेपल खाना रखा और लक एनहांसमेंट रिचुअल किया। अचानक उसके दिमाग में यादें भरी, यादें जो उसकी नहीं थी। उसने एक छोटे लड़के को देखा जो जमीन पर बैठे हुए किताबें पढ़ रहा था। नाम क्लाइन मोरेटी उसकी सोच में आया। उसका सिर फिर से दर्द करने लगा। उसने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया जब और यादें उसकी आंखों के सामने चमकने लगी। उसने एक जवान लड़के को देखा जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लुएन किंगडम का नागरिक था, अव्वा काउंटी के टिंगेन शहर से। फिर उसने एक जवान लड़की और लड़के को देखा जो फॉर्मल अटायर में थे, दोनों शांति से मुस्कुराते हुए। यादें भरी, कंफ्यूज्ड करने वाली और दर्दनाक थी। यादें झो मिंगरी के दिमाग में बहते हुए क्लाइन मोरेटी की जिंदगी का एक साफ तस्वीर बना रही थी। उसने जाना कि क्लाइन के बाप एक सार्जेंट थे इंपीरियल आर्मी में, एक सोल्जर जिन्होंने सदर्न कॉन्टिनेंट के साथ एक कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को कुर्बान किया। उसके पिता के बलिदान के फलस्वरूप क्लाइन के परिवार को जो पेंशन मिली उससे वो एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में दाखिला ले पाया। उसकी माँ जो एवरनाइट गॉडेस की भक्त थी, हमेशा सपोर्ट और गाइडेंस देती थी। लेकिन एक बार फिर ट्रेजेडी आई जब उसकी माँ उसी साल गुजर गई जब क्लाइन ने खोई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए। आजकल क्लाइन अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहा था। जिम्मेदारी का बोझ बड़े भाई पर था जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क था और सिर्फ परिवार को संभाल रहा था। एक हिस्ट्री ग्रेजुएट होने नाते क्लाइन को एंशिएंट फेसिक लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान था जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर बोली जाने वाली हर लैंग्वेज का पेरेंट लैंग्वेज माना जाता है। उसने हर्मीज भाषा भी जानी, एक ऐसी भाषा जो प्रार्थना,
बलिदान और पुराने मकबरों से जुड़ी हुई है। यह ज्ञान जो मिंगरुई के अंदर एक अचानक रियलाइजेशन को जगाता है। हर्मीज भाषा, यह सोच उसके दिमाग में गूंजती है। जो मिंगरुई अपने कमरे में खड़ा था, एक डेस्क के पास जिसमें एक नोटबुक खुली पड़ी थी। पेज पर बड़े काले लेटर्स में अजीब सिंबल्स लिखे थे। साथ ही बहुत डरावना मैसेज था, सब लोग मरेंगे इंक्लूडिंग मैं। ये राइटिंग खून से की गई लग रही थी। जो मिंगरुई लगता था जैसे वो शॉक और कंफ्यूजन में है। उसने सोचा क्यों उसके हाथ इतने गंदे हैं, फिर समझा कि उसके हाथ पर कुछ खून लगा हुआ है। उस पर यह बात समझ आई, ये खून था। एक दर्द का लहरा उसकी कनपटी से उठा जो उसे कान में तेज दर्द देने लगा। उसने हाथ उठाकर उस जगह को छुआ। उसने सोचा ये दर्द क्यों हो रहा है। उसने फिर अपनी उंगलियों को देखा जो खून से भरी हुई थी। उसने अपने माथे पर तीखा दर्द महसूस किया। फिर उसने आईने की तरफ देखा और वह स्थल को छूने लगा और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने समझा कि उसके सिर पर एक घाव है। ये एक गनशॉट का घाव था। एक बड़ा लाल चांद आसमान में खिड़की के बाहर लटका हुआ था। अंदर क्लाइन शॉक में सोचता है कि वो जिंदा कैसे है। कहता है कि कोई इतने सीरियस इंजरी सरवाइव नहीं कर सकता। वो अपने चेहरे पर चोट को छूता है कांपते हुए और देखता है कि वो आधा ठीक हो चुका है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि क्या हो रहा है। उसे समझ आता है कि वो कुछ गलत नहीं देख रहा और वो वाकई में जिंदा है। क्लाइन सोचता है कि शायद ये हीलिंग इफेक्ट ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस की वजह से है। फिर वो सोचता है उसकी मौत कैसे हुई। वो एक डेस्क के पास खड़ा है जहां एक गन और एक किताब है। वो गन उठाता है और देखता है कि एक बुलेट मिसिंग है। उसे समझ आता है कि ये गन ही उसकी मौत का कारण है। क्लाइन की आंखें छोटी हो गईं जब उसने जमीन पर खून के दाग और एक गोली देखी। सीन को और नजर से देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि ये एक गन शॉट से मौत थी। ये सोच खुदकुशी है या मर्डर उसके जहन में चक्कर लगा रही थी। अगर ये खुदकुशी होती तो उसने सोचा कि फैमिली की हालत कितनी खराब है। उसका बड़ा भाई बेंसन तो डेस्क के लिए भी गैस लैंप अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा रिवॉल्वर के लिए पैसा कहां से आता। लेकिन अगर ये मर्डर है तो किलर का मकसद क्या है। एक गरीब लोअर क्लास हिस्ट्री ग्रेजुएट से क्या दिक्कत हो सकती है। क्लाइन अपने चेहरे को सिंक में धोता है। फ्रस्ट्रेटेड है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की फ्रैगमेंटेड यादें कोई और क्लू नहीं देती। लेकिन वो इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उसने खुद को एटलीस्ट साफ किया। उसका इरादा है कि बाद में जमीन पर खून साफ करेगा ताकि उसकी छोटी बहन मेलिसा डर न जाए। फिर से अंदर क्लाइन रिवॉल्वर पर सोच रहा है जब उसने दरवाजे पर एक क्रीक सुना। मेलिसा अंदर आती है, पूछती है क्लाइन क्या कर रहा है। वो जल्दी से रिवॉल्वर छुपा लेता है, मेलिसा को खुशी से ग्रीट करता है और उसकी पंक्चुअलिटी पर कमेंट करता है। वो एक पॉकेट वॉच उठाता है, बताता है कि वो इसे ठीक करना चाहता था पर हाथ रुक गए हैं। मेलिसा ने देखा कि वो पहले से ही उठा हुआ है और हमेशा की तरह पंक्चुअल है। मेलिसा ने क्लाइन को एक्सपेक्टेंट एक्सप्रेशन के साथ देखा और उससे ये देने को बोला। मेलिसा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ बढ़ाते हुए पॉकेट वॉच मांग रही थी। क्लाइन उसकी इंसिस्टेंस से हैरान थोड़ा थोड़ा बोल रहा था। मेलिसा ने क्लाइन के हाथ से पॉकेट वॉच उठा ली। उसने उसे ध्यान से देखा, सोचते हुए कि शायद बेस्ट होगा अगर वो इसे खुद ठीक करे। तब हमें पता चलता है कि मेलिसा मोरेटी के बारे में। वो 16 साल की है। मोरेटी परिवार की छोटी बेटी, टिंगन टेक्निकल स्कूल के स्टीम और मशीनरी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट, और उसका सपना है स्टीम इंजीनियर बनना। क्लाइन ने मेलिसा को देखा, सोचता हुआ कि वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने याद किया था और उसे मैकेनिकल चीजों में सीरियस टैलेंट दिख रहा था। मेलिसा ने पॉकेट वॉच वापस क्लाइन को दी। अब वॉच टिक कर रहा था। क्लाइन हैरान था कि उसने इसे कैसे ठीक किया। मेलिसा ने क्लाइन को चिंता से देखा। क्लाइन उसकी नजर से कंफ्यूज्ड हो गया, सोचता कि क्या वो उसे मेंटली हैंडीकैप समझती है। बाद में क्लाइन ने 2 लोफ ब्रेड एक प्लेट पर रखे। वो बताती है कि वो उसके इंटरव्यू के लिए लैम्ब और पीस टू बनाएगी। मेलिसा ने क्लाइन को याद दिलाया कि वो फ्रेश ब्रेड खरीदे, लेकिन सिर्फ 8 पाउंड। उसने उसे समझाया कि मौसम गर्म है, अगर ज्यादा लिया तो जल्दी खराब हो जाएगा। मेलिसा ये भी याद दिलाती है कि लैम्ब और पीस मत भूलना। क्लाइन एग्री करता है, उसकी प्यार भरी चिंता को समझता है, और अगर उसने आज कुछ जरूरी खाना खरीदा तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक और लक एनहांसमेंट रिचुअल कर पाएगा और फिर वापस ट्रांसमाइग्रेट कर पाएगा। सीन शुरू होता है क्लाइन के साथ, जो एक डेस्क के ड्रॉवर में कुछ तलाश कर रहा है और बंक बेड के नीचे झांक रहा है, जैसे वो कुछ खास ढूंढ रहा हो। उसे वो मिल जाता है और वो रिलीव्ड लगता है। फिर सीन बदलता है एक बाजार के नजारे में, जहां अलग अलग वेंडर्स और लोग अपने रोजाना के कामों में व्यस्त हैं। क्लाइन बाजार से गुजर रहा है, आसपास के सीन को ऑब्जर्व करते हुए। वो फूड वेंडर्स के पास से गुजरता है जो पैन रोस्टेड फिश और ऑयस्टर सूप बेच रहे हैं।
और फिर एक सब्जी वाला फ्रेश वेजिटेबल्स दे रहा है। क्लाइन ये लाइवली मार्केट सीन देखता है और मन ही मन सोचता है कि लोअर क्लास मार्केट्स कितने वाइब्रेंट होते हैं। उसके हाथ में थोड़े पैसे हैं। वो पैसे को देखते हुए सोचता है कि चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, पैसा हमेशा अट्रैक्टिव और क्यूट होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि उसके पास कितना कम पैसा है जबकि वो ट्रांसमाइग्रेटेड हो चुका है। वो कुछ स्टेपल खाना खरीदने का डिसाइड करता है ताकि लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म कर सके। फिर वो एक बेकरी गोसॉन फैनिस जाता है जहां वो एक फ्रेंडली बेकर मिसेस स्माइरिन से 8 पाउंड राइप ब्रेड खरीदता है। स्माइरिन पूछती है कि बेंसन कहाँ है, यह नोट करते हुए कि वो अभी तक वापस नहीं आया। वो आगे कहती है कि बेंसन सच में हार्ड वर्किंग यंग मैन है और उसका मन है कि वो अच्छी बीवी जरूर ढूंढेगा। फिर उसने क्लाइन की तरफ देखा, उसकी स्कूल फिनिश करने पर उसे बधाई देते हुए और खोए यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट होने पर। उसने यह भी बोला कि वो जल्दी पैसा कमाने लगेगा और उस तरह के अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए, ये सजेस्ट करते हुए कि वो ऐसी जगह ढूंढ ले जहां उसका अपना बाथरूम हो। क्लाइन मुस्कुराया, मिसेस मायरन से बोला कि वो उस दिन एक लाइवली यंग लेडी लग रही थी। उसने सोचा कि करंट मेमोरीज के फ्रैगमेंटेड नेचर को देखते हुए वो अपकमिंग जॉब इंटरव्यू कैसे हैंडल करेगा। उसने ये भी सोचा कि उसे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसके दोस्त और उसकी वंडरफुल लाइफ घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। मिसेस मायरन ने क्लाइन को बताया कि टोटल 9 पेंस होगा। क्लाइन हैरान हुआ, सोचता हुआ कि कुछ दिन पहले तो ये 11 पेंस का होता और 2 महीने पहले ये 15 पेंस था। मिसेस मायरन ने कहा कि उन्हें ग्रेन एक्ट को थैंक करना चाहिए। क्लाइन ने सोचा कि मेलिसा ने लैम्ब और पीज मांगे थे। उसने अंदर से उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो प्रोटेस्ट में घूमे थे। क्लाइन फिर बाजार में अपने ब्रेड के बैग के साथ चलता है। मार्केट में एक क्लाउन सर्कस का एडवर्टाइज कर रहा था जो अगले रात शो करने वाला था। उसने क्लाइन से बात की और बोला आओ। क्लाइन ने फ्लायर लिया। उसने सोचा कि मेलिसा को कुछ ऐसा पसंद आएगा और सोचा टिकट्स का प्राइस कितना होगा। तब एक औरत जो चुड़ैल की तरह ड्रेस की हुई थी क्लाइन की तरफ आई और बोली कि वो उसका फॉर्चून बता सकती है। क्लाइन ने पूछा फॉर्चून? उसने मना कर दिया, पर चुड़ैल ने कहा कि उसका टैरो का जादू बहुत एक्यूरेट है। क्लाइन थोड़ा रुक गया, रियलाइज करते हुए कि उसने टैरो कहा और लगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थ पर भी वही था। उसने इस दुनिया के टैरो कार्ड्स के बारे में सोचा, समझते हुए कि ये 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड से नहीं आए थे, ना ही एंशिएंट टाइम से आए थे। ये एक्चुअली सिर्फ 170 साल पहले रोसेल गस्टा ने बनाए थे, जो उस वक्त इंटिस रिपब्लिक के कौंसिल थे। रोसेल ने स्टीम इंजन बनाया, सेलबॉट को इम्प्रूव किया और इंटिस किंगडम का राज गिरा दिया। गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप की चर्च ने उसको रिकॉग्निशन दिया और वो इंटिस रिपब्लिक का पहला कौंसिल बन गया। बाद में उसने कई देशों पर युद्ध शुरू किया। लेनबर्ग और कई और देश इंटिस रिपब्लिक के प्रोटेक्टोरेट बन गए। लोएन किंगडम, फेनापोटर, फेसाक एम्पायर और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के दूसरे पावरफुल देश भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। वहां से उसने इंटीज रिपब्लिक को इंटीज एम्पायर में बदल दिया और अपने आप को एम्परर सीजर नाम दिया। ये रोसेल के राज के दौरान हुआ, जब गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप की चर्च को 5th एपॉक के बाद पहली बार पब्लिक डिवाइन रेवलेशन मिला। उसके बाद गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप का नाम बदलकर गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी रख दिया गया। रोसेल ने टैरो डिविनेशन भी इन्वेंट किया और उन्होंने पेपर बेस्ड कार्ड्स का सिस्टम एस्टैब्लिश किया, साथ ही इन्हें खेलने के तरीके भी। इन तरीकों में से बहुत से क्लाइन ने पहचाने, जैसे कि वॉर, टेक्सास होल्डएम और ग्वेंट। लेकिन दुख की बात है कि उन्हें अपने जीवन के आखिरी सालों में धोखा दिया गया। 5th एपॉक के 189वें साल में चर्च ऑफ द इंटरनल ब्लेजिंग सन ने सौरॉन फैमिली और पुराने इंटिस किंगडम के अन्य नोबल फैमिलीज के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी और वो व्हाइट मेम्पल पैलेस में मर गए। क्लाइन ने सोचा, मेरी यादों के टुकड़ों के आधार पर ये एम्परर सीजर, क्या वो मेरा सीनियर है ट्रांसमाइग्रेशन में? अगर नहीं है, क्लाइन ने सोचा, अगर दाम ठीक है तो मैं ट्राई करूंगा। विच ने कहा, सर, आप आज पहले व्यक्ति हैं जो डिविनेशन के लिए आए हैं, इसलिए यह बिना किसी चार्ज के होगा। क्लाइन एक छोटी टेबल पर चुड़ैल के सामने बैठा था। चुड़ैल ने 3 टैरो कार्ड्स रखे जिन्हें उसने द मैजिशियन, द एम्परर और द हैंग्ड मैन कहते हुए बताया। क्लाइन को यह सोचकर हैरानी हुई कि ये कार्ड्स भी वही हैं जैसे अर्थ पर थे। उसने सोचना शुरू किया कि शायद रोसेल उसका सीनियर है ट्रांसमाइग्रेशन। मेविच ने उससे कार्ड्स को शफल और कट करने के लिए बोला। क्लाइन कार्ड्स पकड़कर पूछता है, क्या रीडिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है? विच ने उसे एश्योर किया कि यह बिल्कुल फ्री है। क्लाइन ने कार्ड शफल किया और बोला, मैं खत्म कर चुका हूँ। विच ने फिर पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं? पास्ट,
प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। सीन शुरू होता है जब क्लाइन एक टेबल के सामने एक यंग वुमन के साथ बैठा है जो एक विचेस हैट पहनी हुई है। वो उससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक सवाल पूछती है। ये वुमन, जो एक टैरो कार्ड रीडर है, क्लाइन को कार्ड्स को दोबारा शफल करने के लिए कहती है, समझाते हुए कि सिर्फ इंटेंशन के साथ शफल करने से ही उन्हें मीनिंगफुल आंसर्स मिलेंगे। क्लाइन थोड़ा इरिटेटेड लगता है। वो ये सवाल करता है कि क्या रीडर जानबूझकर उसे तंग कर रही है। वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि सर्विसेज फ्री होने चाहिए नहीं, जो इम्प्लाई करती है कि वैसे नहीं है। क्लाइन फिर कंफर्म करता है कि उसने कार्ड्स शफल कर लिए हैं और पूछता है कि क्या इस बार कोई प्रॉब्लम है। वुमन चेयरफुल एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि कोई और इशू नहीं है। टैरो रीडर 3 कार्ड्स रखती है, एक पास्ट के लिए, एक प्रेजेंट के लिए और एक फ्यूचर के लिए। वो क्लाइन को पहला कार्ड देखने का चुनाव देती है। क्लाइन प्रेजेंट देखना चाहता है। कार्ड रिवील होता है। जो कार्ड रिवील होता है वो है द फूल कार्ड, टैरो कार्ड नंबर 4। क्लाइन की ब्रॉड सोच में झुकी होती है। वो द फूल कार्ड की सिग्निफिकेंस पर विचार करता है, एक शुरुआत जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज में जाता है। तभी एक और वुमन, जो टैरो रीडर की तरह दिखती है, गुस्से से अंदर आती है, टैरो रीडर पर इंपर्सोनेशन का इल्जाम लगाते हुए। ओरिजिनल टैरो रीडर साफ साफ हैरान होती है। दूसरे वुमन को जाने के लिए कहती है। ओरिजिनल टैरो रीडर अपने दांत को जारी रखती है, पहली को याद दिलाते हुए उसकी असली प्रोफेशन एनिमल ट्रेनर है और फॉर्चून टेलिंग उसका काम नहीं है। नकली टैरो रीडर चली जाती है। क्लेन कंफ्यूज्ड है। ओरिजिनल टैरो रीडर थोड़ी स्ट्रेस्ड होकर माफी मांगती है। वो क्लेन के पास जाती है और उसे टैरो कार्ड्स इंटरप्रेट करने का ऑफर देती है, लेकिन फी के लिए। क्लेन पूछता है क्या इसका इंटरप्रिटेशन फ्री होगा। ओरिजिनल टैरो रीडर बोलती है नहीं। क्लेन कहता है फिर छोड़ दो। क्लेन टैरो रीडर की जगह से बाहर निकलता है ब्रेड लेके। वो अपने एनकाउंटर पर सोचता है, सरप्राइज होता है कि उसे टैरो रीडिंग मिलने वाली थी एक जानवर ट्रेनर से, और पैसे की कमी के लिए शिकायत करता है जो कंसल्टेशन के लिए पे करना पड़ा। वो मेंशंस करता है कि उसने स्टैपल्स खरीदे हैं, ये ऐड करते हुए कि उसने लकी रिचुअल का इनकंटेशन एंशेंट, फैसेक और लोएन में ट्रांसलेट किया है। वो मौजूदा खाना याद करता है जो मेलिसा ने उससे खरीदने को बोला था, लेकिन वो नोट करता है कि पैसे टाइट है और परचेज उसे 2 सोली और 1 पैनी में पड़ा। उसे अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पैनी भी निकालनी पड़ी। क्लेन अपने डेस्क पर बैठकर इनकंटेशन ट्रांसलेट कर रहा है। वो नोट करता है कि हर्मीस लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने इनकंटेशन को एंसेंट, फैसेक और लोएन में ट्रांसलेट किया है। वो पहले वही ट्राई करने का सोचता है। क्लेन टेबल पर एक लोफ ब्रेड रखता है। वो कंफर्म करता है कि स्टेपल फूड सही जगह है और अब शुरू करने का वक्त है। क्लेन रिचुअल करता है जब वो कहता है, ब्लेजिंग स्टेम फ्रॉम द इमोर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो इसे 3 बार दोहराता है। ब्लेसिंग गूंजती है जब वो 4 लॉफ्स ऑफ ब्रेड के साथ खड़ा होता है, एक तरीके से मैजिकल रिचुअलिस्टिक सर्कल में जो रूम के 4 कोनों के आसपास है। वो सोचता है क्या वो अब वापस जा सकता है। वो रिचुअल सीन को देखता है और सोचता है कि क्या रिचुअल का कोई असर हुआ है और क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। क्लेन घबरा गया, सोचता है क्या हो रहा है। उसका कहना है कि वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा है और समझ नहीं पा रहा कि उसके पास क्या बात कर रहा है। क्लेन को अफसोस होता है कि उसने रिचुअल शुरू किया, चाहता है कि उसने इसे छोड़ दिया होता। वो दर्द से घुटनों के बल गिरता है, जैसे उसके सिर में एक नेल घुसा दिया गया हो। वो दर्द में है। क्लेन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिरता है। अचानक क्लेन हवा में लेविटेट करने लगता है। क्लाइन की सोच धुंधली होने लगी। एक अजीब सी उलझन उस पर छाने लगी। उसने सोचा क्या वो जग गया है और इस जगह का क्या सच है जहां वो है। वो एक काले ग्रे फॉग वर्ल्ड में था जहां उड़ते हुए लाल पार्टिकल्स थे। वो खड़ा हुआ घबराहट से इधर उधर देख रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे किसी पार्टिकल को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसे अचानक से एक ऊर्जा का झटका महसूस हुआ। एक चमकती रोशनी उसके शरीर के आसपास चमकने लगी। उसने समझा कुछ तो गलत है। तब सीन बदलता है। हम एक लड़की ऑड्री हॉल को देखते हैं। वो आईना से कहते हैं कि वो जग जाए। उसकी बात के बाद खामोशी छा गई जब वो आईना के सामने बैठी थी, एक कमरे में जहाँ फायरप्लेस, शैंडिलियर और वैनिटी थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने उससे झूठ बोआ है। उसके पिता ने हमेशा कहा था कि ये आईना कभी डार्क एम्परर ऑफ द एंशिएंट सोलोमन एम्पायर का था और ये एक अनोखा खजाना है। फिर अचानक उसने कुछ देखा और सोचा क्या हो रहा है। आईना एक पिंक रोशनी से चमकने लगा। फिर कहानी एक जहाज की तरफ बदल गई जो समुंदर पर सैल कर रहा था। अल्जर विल्सन एक शिप पर खड़ा था, हाथ में एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट पकड़े हुए। उसने सोचा कि उसके पास अभी भी घोस्ट शार्क का ब्लड कम है। उसने फिर से क्रिस्टल की तरफ देखा और कुछ नोटिस किया। क्रिस्टल एक पिंक लाइट से चमकने लगा। अचानक एक जोर से धमाका हुआ और शिप ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट से इल्यूमिनेट हो गया। सीन शिफ्ट होता है। क्लाइन हैरान होकर दूसरे लोगों को देखता है। उसने सोचा ये जगह कहाँ है। ऑड्री हॉल ने उससे पूछा ये जगह क्या है। एल्गर विल्सन भी वहाँ था। एल्गर विल्सन एक ब्लॉन्ड लड़की के साथ खड़ा था जो एक फैन पकड़ रखी थी और दोनों लोएन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। क्लाइन ये नोटिस करता है और सोचता है कि ये जगह क्या है।
और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ आया कि उसे खुद के जवाब भी नहीं पता। उसने सोचा क्या ये दोनों लोग भी इस अजीब जगह में उसके लक एनहेंसमेंट रिचुअल की वजह से आए हैं। अगर ये सच है तो खुद को एक्सपोज करने के बजाय उसने थोड़ा साउंड आउट करना सही समझा और शायद वो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। क्लाइन ने उन्हें बोला कि ये एक कोशिश थी। अगले सीन हम देखते हैं कि ऑड्री और एल्गर विल्सन शॉक में है जब क्लाइन कहता है कि ये एक अटेम्प्ट था। वो एक धुंधले माहौल में खड़े हैं। ऑड्री हॉल सोचती है कि वो आदमी कौन है और वो किसके साथ है, क्योंकि वो अच्छे से देख नहीं पा रही है। ऑड्री हॉल पूछती है क्या अटेम्प्ट पूरा हो गया है और क्या उसे घर वापस जाने दिया जा सकता है। एल्गर, विल्सन और ऑड्री हॉल साथ खड़े हैं। उनकी शक्ल धुंधले माहौल में छुपी हुई है। क्लाइन उन्हें देख रहा है, नोट कर रहा है कि वो एक सुंदर लड़की है जिसका बालों का रंग सोना है और एक आदमी जिसका बालों का रंग नीला है। क्लाइन परेशान है क्योंकि वो अभी तक उनकी शक्ल अच्छे से नहीं देख पा रहा है। वो सोचता है क्या ये उसकी शक्ति की कमी है या उसे इस दुनिया का समझ ही नहीं है। क्लाइन को लगता है कि इस वक्त एल्गर, विल्सन और ऑड्री हॉल गेस्ट हैं और वो होस्ट है। क्लाइन कहता है कि अगर वो फॉर्मली रिक्वेस्ट करे तो वो उन्हें अभी के अभी भेज सकता है। ऑड्री हॉल को लगता है कि क्लाइन किसी बुरी नीयत से नहीं बोल रहा है और ये एक जबरदस्त अनुभव है। ऑड्री हॉल कहती है कि वो हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा कुछ अनुभव करने को मिलेगा और उसे रहस्य और सुपरनैचुरल मिरेकल्स पसंद हैं। और वो क्लाइन से पूछती है कि बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। क्लाइन को लगता है कि ये अच्छा सवाल है और वो भी इसका जवाब जानना चाहते हैं। क्लाइन सोचता है कि वो इस दुनिया का होस्ट है और ये उसके लिए थोड़ा अनुचित है सिर्फ यहाँ खड़े होके सवालों का जवाब देना। क्लाइन को लगता है कि यहाँ एक टेम्पल और एक लंबी टेबल होनी चाहिए और वो उस टेबल के हेड पर बैठे मेहमानों को ऑब्जर्व करे जब वो अपने सवाल पूछते हैं। एक आवाज आती है। अचानक उनके आसपास की दुनिया बिल्कुल बदलने लगती है। ऑड्री हॉल और एल्गर, विल्सन को ये अचानक परिवर्तन देख के हैरानी होती है। एक बहुत बड़ा शानदार टेम्पल उस जगह से उभर आता है। टेम्पल बहुत बड़ा है जिसमें ऊंचे पिलर और इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। उसके अंदर एक लंबी टेबल और कुर्सियां आती हैं। एक तेजी से हवा नए बनाए गए स्थल से गुजर जाती है। ऑड्री हॉल हैरान है, इसे चमत्कारी कह रही है। क्लाइन टेबल के सिर पे बैठा है। एल्गर, विल्सन पूछता है कि क्या ऑड्री हॉल लोएन से है। वो आगे बताता है कि अगर उससे बियॉन्डर बनना है तो उसे एवरनाइट गॉडेस की चर्च, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की चर्च या गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की चर्च ज्वाइन करनी चाहिए। एल्गर, विल्सन बीच में बोलता है कि अक्सर लोगों को कभी भी बियॉन्डर से मिलने का मौका नहीं मिलता और उसे लगता है कि ये बात चर्चेज में भी सच है, रैंकिंग क्लर्जी के बीच भी। एल्गर, विल्सन ये भी बताता है कि कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और एग्जीक्यूशन एजेंसीज में बियॉन्डर्स हैं जो अंधेरे में बढ़ते खतरों से लड़ रहे हैं। उसने देखा है कि अब इनकी संख्या पहले से काफी कम है, आयरन एज के शुरुआती दिनों से। ऑड्री हॉल कहती है कि वो ये सब जानती है और इससे भी ज्यादा, जैसे नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर और मशीनरी हाइव माइंड के बारे में। लेकिन वो कहती है कि वो अपनी आजादी नहीं खोना चाहती। एल्गर, विल्सन पूछता है क्या उसने कभी सुना है किसी का बियॉन्डर बनने का बिना कोई दाम चुकाए। वो सजेस्ट करता है कि अगर वो चर्च ज्वाइन करने और उनके टेस्ट लेने नहीं चाहती तो उसका सिर्फ एक ऑप्शन होगा इन कुछ नोबल फैमिलीज को ढूंढना जिनकी कहानियां कम से कम 1000 साल पुरानी हैं। अगर ये नहीं हुआ तो एल्गर, विल्सन सोचता है कि वो अपनी किस्मत आजमा सकती है और उन इविल ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढने की कोशिश कर सकती है जो छायाओं में छुपी हैं। ऑड्री हॉल पूछती है क्या वाकई और कोई रास्ता नहीं है। एल्गर, विल्सन ने ऑड्री हॉल का सवाल सुना कि क्या कोई दूसरा तरीका है। झट से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कह दिया कि उसके पास 2 सीक्वेंस नॉर पोशंस के रेसिपीज हैं। ऑड्री हॉल हैरान हो गई और पूछा कौन से 2। एल्गर, विल्सन ने समझाया कि अगर वो एक असली बियॉन्डर बनना चाहती है तो उसे पोशंस पर निर्भर रहना होगा और पोशन के नाम ब्लास्फेमी स्लेट से आते हैं। उसने और भी बताया कि पोशन के नाम कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुए हैं और समय के साथ काफी बदल गए हैं। नाम हमेशा मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि ये करंट एरा के न्यूआंसेस से मैच करे। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि नाम पोशंस के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाए। उसने आगे कहा कि उसके पास एक पोशन है जिसका नाम सेलर है। यह एबिलिटी देता है कि आप आजादी से और स्टैडीनेस से चल सकें, चाहे आप एक शिप पर हो बीच समुंदर में स्टॉर्म के। ये भी एक इल्यूजरी स्केल्स दी जो किसी को स्विमिंग करने और पानी के नीचे कम से कम 10 मिनट तक डाइव करने की सुविधा देती थी, जैसे कोई समुंदर का प्राणी हो। ऑड्री हॉल हैरान थी, कह रही थी कि ये तो कीपर ऑफ द सी की तरह लगता है जो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से है। एल्गर, विल्सन ने कंफर्म किया कि हाँ, पुराने समय में इसे कीपर ऑफ द सी कहकर बुलाया जाता था। उसने ये भी बताया कि दूसरा रेसिपी एक पोशन का था जिसे स्पेक्टेटर कहा जाता था। उसे नहीं पता था कि इसे पुराने समय में क्या कहते थे, लेकिन ये दिमाग की एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को काफी बढ़ा देता था। लोगों
लोगों के एक्सप्रेशंस, कंडक्ट और वर्ड्स को देखकर एक व्यक्ति उनकी अंदर की सोच को चुरा सकता था, जैसे वो एक स्पेक्टेटर हो जो एक प्ले देख रहा हो। एल्गर विल्सन ने डिक्लेयर किया कि चाहे वो एक लैविश बैंक्वेट हो या एक भीड़ भरी गली, याद रखना चाहिए कि एक स्पेक्टेटर हमेशा सिर्फ स्पेक्टेटर ही रहेगा। ऑड्री हॉल ने बोला कि उसे स्पेक्टेटर का आइडिया पसंद आया और उसने पूछा कि वो इसकी रेसिपी कैसे हासिल कर सकती है और उसके लिए वो क्या ट्रेड कर सकती है। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि वो चाहता है कि उसे कम से कम 8 मिलीलीटर्स घोस्ट शार्क ब्लड चाहिए। ऑड्री हॉल ने फिर पूछा कि वो कैसे जानेगी कि जब एल्गर विल्सन को घोस्ट शार्क ब्लड मिल जाता है तो वो उसे फॉर्मूला देगा और वो फॉर्मूला असली होगा। एल्गर विल्सन ने कहा कि वो उसे एक एड्रेस देगा। उसने ये भी बोला कि जब उसे घोस्ट शार्क ब्लड मिल जाएगा वो फॉर्मूला उसे भेज देगा और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो वो उस जगह पर सीधा रेसिपी भी बता सकता है असली होने की गारंटी के लिए। ऑड्री हॉल ने सजेस्ट किया कि अगर उनके पास वो मिस्टीरियस लॉर्ड गवाह होता तो वो और एल्गर विल्सन दोनों शांत हो सकते थे। उसके बाद उसने क्लाइंट की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या वो उनकी ट्रांजैक्शन के लिए गवाह बन सकते हैं। फिर ऑड्री हॉल ने क्लाइंट से पूछा कि उन्हें क्या बुलाएं। क्लाइंट थोड़ा रुका, सवाल पर विचार करते हुए। क्लाइंट का हाथ एक सरफेस पे था और एक टैपिंग साउंड सुना गया। क्लाइंट ने फिर डिक्लेयर किया कि उन्हें द फूल बुला सकते हैं। एल्गर विल्सन ऑड्री दोनों हैरान लग रहे हैं जब क्लाइंट ने कहा कि उन्हें द फूल बोल सकते हैं। फिर ऑड्री पूछती है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या वो उनकी ट्रांजैक्शन का विटनेस बनने के लिए तैयार हैं? एल्गर विल्सन कहता है कि ये कुछ नहीं है, उन्हें मिस्टर फूल को विटनेस बनाकर गर्व महसूस होगा। क्लाइंट कहता है कि जो तरीका वो उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है वो उसकी करंट स्टेटस से फिट है। एल्गर विल्सन बताता है कि अगर वो घोस्ट शार्क का ब्लड हासिल कर लेती है तो इसे प्रिट्ज हार्बर में भेजना चाहिए और ओनर विलियम्स को बताना चाहिए कि कैप्टन इसे चाहते हैं। फिर ऑड्री मिस्टर फूल से पूछती है कि क्या उन्हें ये सारे अटेम्प्ट्स करने में कोई तकलीफ है। क्लाइंट सोचता है कि जब उसने ट्रांजैक्शन के लिए विटनेस बनने को मान लिया है तो इसका मतलब है कि उनका और गैदरिंग्स होने वाला है। एल्गर विल्सन मिस्टर फूल से पूछता है क्या उन्हें ये गैदरिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगती, और वो ये भी कहता है कि वो काफी पावरफुल है, पर कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां वो एक्सपर्ट नहीं है और उनका और सामने बैठी हाईबॉर्न यंग लेडी के पास अपने एक्सपीरियंसेस, इनसाइट्स, कनेक्शंस और रिसोर्सेज हैं। ऑड्री सोचती है क्या उसका एक्सेंट और मैनरिज्म से ये ऑब्वियस होता है कि वो एक हाईबॉर्न यंग लेडी है। वो सोचती है लेकिन शायद फ्यूचर में वो और एल्गर विल्सन क्लाइंट की हेल्प कर पाएंगे उन टास्क्स में जो उसके लिए इनकन्वीनियंट होते। ऑड्री फिर कहती है कि उन्हें लगता है कि एल्गर विल्सन का सजेशन बहुत अच्छा है। वो आगे कहती है कि अगर उनकी गैदरिंग्स रेगुलर होने लगती हैं तो क्लाइंट डेफिनेटली कुछ टास्क्स उन दोनों को दे सकता है। वो ये भी ऐड करती हैं कि ये सब उनकी कैपेबिलिटीज के अंदर होना चाहिए। क्लाइंट सोचता है कि अगर वो और भी गैदरिंग्स करेगा तो उसको बियॉन्डर्स के राज और बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलेगा। उसका मानना है कि शायद इससे उसको वापस ट्रांसमाइग्रेट करने का भी रास्ता मिल जाए। वो सोचता है कि अगले गैदरिंग में उसको स्पेक्टेटर पोर्शन का रेसिपी सीखने को मिलना चाहिए। उसको लगता है कि वो और भी चीजें सीख सकता है जो उसकी करंट लाइफ में काम आएंगी। क्लाइंट फिर सोचता है कि जितने ज्यादा गैदरिंग्स होंगे उतना ही चांसेस हैं कि उसकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। क्लाइंट कहता है कि वो फेयर और इक्वल एक्सचेंज का बहुत शौक रखते हैं और वो इंश्योर करेंगे कि वो उन्हें किसी भी मदद के लिए रिवॉर्ड करें जो वो उन्हें देते हैं। क्लाइंट कह रहा है कि उन्हें हर मंडे मिलाना चाहिए दोपहर 3 बजे और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अकेला मिले। वो ये भी सजेस्ट करता है कि शायद वो पहले से लीव ले सकते हैं ताकि उन्हें इनअप्रोप्रिएट टाइम पर गैदरिंग्स की टेंशन ना हो। ऑड्री ने क्लाइंट से पूछा क्या इसका मतलब है कि वो अग्री है। फिर वो सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने खुद के कोड नेम्स भी देने चाहिए। ऑड्री ये सजेस्ट करती है कि अगर मिस्टीरियस लॉर्ड मिस्टर फूल हैं जो एक टैरो कार्ड से लिया गया है तो उनकी गैदरिंग्स रेगुलर, लॉन्ग टर्म और सीक्रेट होंगी, इसलिए उनके नाम थीमेटिकली सिमिलर होने चाहिए। उसने डिसाइड किया कि उसका कोड नेम जस्टिस होगा। एल्गर विल्सन सोचता है कि उसका कोड नेम क्या होना चाहिए। उसने द हैंग्ड मैन चूज किया। ऑड्री फिर सजेस्ट करती है कि क्योंकि उन सबके कोड नेम्स मेजर अरकाना टैरो कार्ड्स से लिए गए हैं उन्हें अपने गैदरिंग का नाम द टैरो क्लब रखना चाहिए। वो क्लाइंट से पूछती है क्या ये उनके लिए ठीक है अगर वो टैरो क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स बन जाएं। क्लाइंट जवाब देता है कि वो ऐसे छोटी छोटी बातें खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऑड्री कहती है कि उसने सुना है कि टैरो कार्ड्स को एम्परर रोजेल ने गेम्स के लिए बनाया था और इनके पास कोई डिवाइनेटरी पावर्स नहीं होते। एल्गर विल्सन रिस्पॉन्ड करता है कि डिवाइनेशन हमारे अंदर से आता है और हर किसी में अपनी खुद की स्पिरिचुअलिटी होती है। वो ये भी कहती है कि हर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकता है, अपने बारे में हायर लेवल इंफॉर्मेशन महसूस कर सकता है, लेकिन आम लोग इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं और वो साइंस को समझने में असफल होते हैं जो उन्हें मिलते हैं। एल्गर विल्सन अपने रीजनिंग को समझा रहा है, कह रहा है कि डिवाइनेशन टूल्स इंफॉर्मेशन दिखाने में मदद करते हैं
जहां ड्रीम्स सबसे सिंपल एग्जाम्पल हैं। वो बताता है कि टैरो कार्ड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, सिंबोलिज्म और आसान आइडियाज का इस्तेमाल करके साइंस को समझने में ज्यादा कन्वीनियंट और एक्यूरेट तरीके से मदद करते हैं। अचानक क्लाइन को हेडेक महसूस होने लगता है। उसने सोचा कि अगर उसका हेडेक और बढ़ा तो वो इस दुनिया से अपना कनेक्शन ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा। क्योंकि क्लाइन का हेडेक और बढ़ रहा था, उसने कहा कि आज की गैदरिंग यहीं खत्म करते हैं। ऑड्रे उठती है। एल्गर विल्सन कहता है, जैसे आप चाहेंगे। ऑड्रे फिर वहां से चल देती है। क्लाइन वहीं बैठा रहता है। क्लाइन कहता है कि वो अपनी अगली गैदरिंग का इंतजार करे। सीन शिफ्ट होता है जब क्लाइन अपने रूम में वापस आता है। वो सोचता है कि ये सपने जैसा लग रहा है। उसने सोचा कि वो ग्रे और फॉगी दुनिया क्या थी। वो ये भी सोचता कि कौन या किस तरह की पावर वो चेंजेस ला रही थी। उसने डेस्क पर एक पॉकेट वॉच देखा। वो मुस्कुराते हुए सोचा कि फॉग फिल्ड दुनिया में टाइम भी इस दुनिया की तरह ही चलता है। उसने पॉकेट वॉच को हाथ में लिया और सोचा कि जो गैदरिंग उन्होंने की थी वो कितनी फैसिनेटिंग थी। वो क्लियरली अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अलग करने वाले लॉन्ग डिस्टेंसेस के बावजूद कम्युनिकेट किया। उसने सोचा ये तो काफी फेमिलियर लगता है, बिल्कुल वीचैट, क्यूक्यू या ऑनलाइन चैट रूम्स की तरह। वो डेस्क पर बैठ गया एक बुक देखते हुए और रियलाइज किया कि वो अर्थ वापस नहीं जा सकता, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो नहीं। वो फैसला करता है कि अब से यहाँ कोई जो मिंगरुई नहीं, सिर्फ क्लाइन है। सीन बदल गया। एक तूफानी समुंदर दिख रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी। एक बड़ा सेलिंग शिप लहरों से लड़ रहा था। अल्जेर विल्सन शिप के डेक पर खड़ा था, हाथ में एक क्रिस्टलाइन पिरामिड पकड़े हुए। उसकी आंखें हैरान थीं। वो सोच रहा था क्या वो वापस आया है। पिरामिड क्रैक होने लगा। वो क्रिस्टलाइन पिरामिड अल्जेर विल्सन के हाथ में टूटा टुकड़े चारों तरफ गिर गए। उसने अपने खुले हाथ की तरफ देखा जहां एक ग्लोइंग स्नोफ्लेक जैसा सिंबल बना। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है। फिर अल्जेर विल्सन ने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर वो कहीं चलते हुए गया। एक लंबी हॉलवे, एक दीवार पर दिए से रोशनी हो रही थी। एक दरवाजा था जिसके ऊपर कैप्टन 1 लिखा था। अल्जेर विल्सन एक पायरेट कैप्टन के सामने खड़ा था जो डेस्क पर बैठा था। कैप्टन ने अल्जेर विल्सन की तरफ देखा। पायरेट कैप्टन ने कहा कि मैं नहीं हारूंगा। अल्जेर विल्सन ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कर सकते हो। पायरेट कैप्टन ने अल्जेर विल्सन को देखा। फिर अल्जेर विल्सन ने पायरेट कैप्टन पर एक जोरदार वार किया। पायरेट कैप्टन को बहुत जोर से मारा। उसने पायरेट कैप्टन को दीवार पर धक्का दिया, जिससे दीवार पर क्रैक्स फैल गई। अल्जेर विल्सन ने कैप्टन का गला पकड़कर दीवार पर दबा दिया। कैप्टन ने खांसी की। कैप्टन का गला क्रैक हुआ और उसके शरीर से खून गिरता गया फ्लोर पर। अल्जेर विल्सन फिर पायरेट कैप्टन को शिप से गिरा देता है। वापस अंदर एक साथी आता है। वो पूछता है क्या हुआ। अल्जेर विल्सन कहता है कि कैप्टन भाग गया, पर उसके पास थोड़ी बियॉन्डर पावर्स अभी भी है। वो साथी बोलता है कि कैप्टन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और उन्हें ट्यूडर दौर की घोस्ट शिप ढूंढने के लिए रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो कहता है अगर तूफान चलता रहा तो कैप्टन इसमें बच नहीं पाएगा। दीवार के क्रैक्स खुद ही रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। अल्जेर विल्सन तब कंक्लूड करता है कि एक नया युग शुरू हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। ऑड्रे हॉल अपने ख्यालों में खोई हुई है। हमें मिरर के ब्रोकन शार्ड्स देखते हैं और रेड पार्टिकल्स जो उसके हाथ पे एक सिंबल बनाते हैं। उसे समझ आता है कि जो उसने महसूस किया वो कोई सपना नहीं था। वो अपने आप पे मुस्कुराती है, फिर बिस्तर से उठती है। उसके बाद वो दरवाजे पे नॉक सुनती है। वो पूछती है कौन है, और दूसरी तरफ से जवाब आता है, मैं एनी हूँ, एक मेड अंदर आने की परमिशन मांगती है और ऑड्रे उसको परमिशन दे देती है। ऑड्रे पूछती है क्या कोई बात है। एनी कहती है कि उसे तैयार हो जाना चाहिए। फिर एनी मिरर के ब्रोकन शार्ड्स को देखती है और कहते हैं कि ये तो टूट गया है। ऑड्रे जल्दी से सूजी पर इल्जाम डालती है। वो कहती है कि सूजी यहाँ थी और हमेशा चीजें तोड़ती है। एनी जवाब देती है कि सूजी को अच्छे से ट्रेंड करना चाहिए क्योंकि डॉग्स डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ऑड्रे उसकी बात मान लेती है। एनी जो मैड है पूछती है कि वो कौन सा ड्रेस पहनना चाहती है। ऑड्रे कहती है कि उसे वो ड्रेस चाहिए जो मिसेस गिनी ने उसके 17th बर्थडे के लिए डिजाइन किया था, लेकिन मैड उसे मना करती है क्योंकि वो ड्रेस एक फॉर्मल ओकेजन पे पहनी गई थी और अगर वो दोबारा पहनती है तो लोग समझेंगे कि हॉल फैमिली पैसे की कमी में है। ऑड्रे कहती है कि उसे वो पसंद है, लेकिन एनी जो मैड है इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ घर पर पहने, फॉर्मल इवेंट पर नहीं। एडवाइस मिलने के बाद ऑड्रे मांगती है कि वो ड्रेस पहने जो लोटस डिजाइन्स के साथ स्लीव्स पर है, जो मिस्टर सेड्स ने परसों भेजी थी। मेड उसकी टेस्ट की तारीफ करती है। मेड और बैकग्राउंड में दूसरी मेड्स ड्रेस प्रिपेयर कर रही हैं। 2 मेड्स ऑड्रे की देखभाल कर रही हैं। जब वो एक सीट पर बैठी है
दरवाजे पर एक नॉक होता है और एक आदमी की आवाज आती है। उसके हाथ में एक रिंग है। वो आदमी पुराने स्टाइल का सूट और वेस्ट पहने हुए है और वो उसका पिता है। वो ऑड्रे को बैकलैंड की सबसे चमकदार ज्वेल कहता है और बोलता है कि अब जाना का टाइम हो गया है। ऑड्रे कहती है, मुझे ऐसा मत बुलाओ। फिर वो उसे अपनी खूबसूरत छोटी रानी कहता है और अपना हाथ उठाता है। वो उसका हाथ लेने से मना करती है क्योंकि वो चाहती है कि वो उसकी राइट तरफ हो। वो समझाता है कि लेफ्ट तरफ मिसेज हॉल काउंटेस के लिए है और वो अपनी माँ की जगह नहीं ले सकती। वो हाँ करता है और वो उसका राइट हाथ लेती है, ये कहते हुए कि ये उसकी सबसे बड़ी गर्व की बात है। सीन बदलती है प्रिट्स हार्बर, ओक आइलैंड, रॉयल नेवी बेस का नजारा दिखाते हुए। फिर एक कैरेज दिखाई देती है जहां ऑड्रे हॉल और उसके फादर कैरेज से बाहर निकलते हैं। जब वो नेवल बेस पहुंचते हैं तो उसे एक बड़े वॉरशिप से फॉग हॉर्न की आवाज सुनकर हैरानी होती है। वो उस दृश्य को देखकर हैरान होती है। इसे एक आयरन क्लैड वॉरशिप बताती है। एक बड़ी एयरशिप का धड़कना आसमान को भर रहा था जब वो एक पोर्ट के पास आई जहां काफी लोग इंतजार कर रहे थे। ये एयरशिप बड़ी और प्रभावशाली हार्बर पर छाई हुई थी, नीचे के शिप्स को छोटा करते हुए। कुछ लोग उम्मीद भरी नजरों से उस नीचे आती वेसल को देख रहे थे। ऑड्रे भी भीड़ में थी। उसका एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट और ऑ का मिक्स था। उसने तुरंत पहचाना कि ये एयरशिप राजा की है। एयरशिप धीरे धीरे नीचे आया, डॉक पर लैंड करने के लिए तैयार। एयरशिप से एक रैंप जमीन तक चुप गया और लोग बाहर आने लगे। सिपाही की लाइंस फॉर्मेशन में खड़े थे। उनकी आर्मर रोशनी में चमक रही थी। उनके हाथ में तलवारें थी। एक प्रसिद्ध आदमी लाल कोट पहने मेडल्स और टैसल से सजा हुआ आया। कई और लोग फॉर्मल अटायर में उसके साथ थे। उसे जॉर्ज III के तौर पर पहचाना गया जो लोएन किंगडम का शासक था। ऑड्रे ने वो सोल्जर्स देखे जो पूरे मेटल आर्मर में थे। उसने सोचा कैसे वो लोग इतने हैवी सूट्स पहनकर सरवाइव करते हैं इस लोहा, स्टीम और गन्स के जमाने में। उसने गैस किया शायद ये हायर ऑर्डर डिसिप्लिनरी पैलेडाइंस होंगे। लोएन किंगडम के प्राइम मिनिस्टर एग्गुसीड नेगन ने भीड़ से बात की। उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने सबने एक इतिहास बनाने वाली आयरन क्लाइड वॉरशिप बनाई है। उन्होंने शिप के भावुक डायमेंशंस एक्सप्लेन किए। 101 मीटर्स लंबाई और 21 मीटर्स चौड़ाई, एक हाई फ्रीबोर्ड डिजाइन के साथ 457 mm मोटा मेन आर्मर बेल्ट और टोटल डिस्प्लेसमेंट 10,060 टन। उसने कंटिन्यू किया इसकी आर्मामेंट के बारे में बताते हुए 305 mm गन्स का मेन बैटरी, 6 रैपिड फायरिंग गन्स, 12 6-पाउंडर गन्स, 18 6 बैरल मशीन गन्स और 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स। उसने ये भी कहा कि ये 16 नॉट्स की स्पीड तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ये वॉरशिप सच में एक हेजेमॉन बनेगी, समुद्र की विजेता। राजा से कहा गया कि नए वॉरशिप का नाम देना है। उसने कहा कि क्योंकि इसकी यात्रा प्रुट्स हार्बर से शुरू होगी, इसका नाम होना चाहिए द प्रुट्स। जश्न मनाया गया जब वॉरशिप द प्रुट्स पानी पर सेल करती दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब से 7 पायरेट्स जो अपने आप को एडमिरल्स कहते थे और 4 जो किंग्स कहते थे, उन्हें डर से कांपना पड़ेगा और अपने अंत का इंतजार करना पड़ेगा। उसने ये भी कहा कि उनका युग खत्म हो रहा है और चाहे उनके पास कुछ भी हो, घोष शिप्स या कर्स शिप्स, सिर्फ आयरन क्लैड वॉरशिप्स ही समुद्र में आजादी से भटक पाएंगी। जब द प्रिट्स लॉन्च हुआ तब ऑनलूकर्स में चिंता बढ़ गई। एक आदमी ने पूछा, क्या पायरेट्स अपने आयरन क्लैड वॉरशिप्स बना पाएंगे? दूसरे ने भी वही सोचा, क्या वो खुद भी बना सकते हैं? क्राउड में चर्चा होने लगी। एक ने पूछा, अगर पायरेट्स भी आयरन क्लैड वॉरशिप्स हासिल कर ले तो क्या होगा? किसी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है और कभी नहीं होगा। उन्होंने समझाया कि द प्रिट्स बनाने के लिए 3 बड़े कोल और स्टील अम्लगमीटर्स, 20 बड़े स्टील फैक्ट्रीज, 86 साइंटिस्ट और सीनियर इंजीनियर्स, 2 रॉयल शिपयार्ड्स और करीब 100 अलग पार्ट्स फैक्ट्रीज की जरूरत थी। इसमें एक एडमिरल्टी, शिप बिल्डिंग कमेटी, कैबिनेट, एक मजबूत राजा जिसकी नजर दूर तक हो और एक शक्तिशाली देश जो साल में 12 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करे की भी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि पायरेट्स ऐसे कुछ अचीव नहीं कर सकते। फिर एक आदमी ने भाषण दिया कहकर कि गन्स और बड़े वॉरशिप्स का एरा आ गया है। सीन अब शिफ्ट होता है क्लाइन के डेस्क पर जहां उसकी एक बुक खुली है। उसने देखा कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने हाथ पर देखा और नोटिस किया कि डॉट्स गायब हो रहे हैं। उसने सोचा कि क्या 4 डॉट्स जो एक स्क्वायर में हैं, रूम के 4 कोने पर स्टेपल फूड के 4 पीसेस से रिलेटेड हैं। उसने ये भी सोचा कि शायद फ्यूचर में उससे स्टेपल फूड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सीधा रिचुअल्स और इनकेंटेशंस शुरू कर सकता है। उससे बाहर से अच्छा फील हुआ, पर यह बात उसे डरा रही थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने ताओइस्ट रिचुअल से लेकर अब जो हो रहा है सब कुछ सोचा। उसने अपना एक बेस्ट कोट कहा कि डर इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे मजबूत भावना है और अनजाने का डर सबसे पुराना और सबसे मजबूत तरीका है डर का। क्लाइन नैप से उठकर देखा कि वो तो काफी ठीक है, पर थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। उसने अपनी पॉकेट वॉच चेक की और देखा कि बजे 2:30 हैं, मतलब वो 3 घंटे सोया था। उसने सोचा क्या यहाँ का टाइम वही तरीके से मेजर होता है जैसे अर्थ पे, और क्या यहाँ 1 घंटा वैसे ही लंबा है जैसे वहाँ। फिर उसका पेट भी गुरगुराने लगा।
क्लाइन बेड पर बैठा था, एक प्लेट पर फ्लोर पर रखे राई ब्रेड को घूरते हुए। उसने ब्रेड उठाया और सोचा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। ब्रेकफास्ट में राई ब्रेड, लंच में राई ब्रेड और डिनर में सिर्फ मीट। फिर उसने याद किया कि अब उससे एक ट्रांसमाइग्रेटर की असली ताकत दिखानी है। उसने हल्का सा मुस्कुराया। क्लाइन एक ओवन के पास खड़ा था, हाथ में एक प्लेट पकड़े हुए जिसमें एक ब्रेड का टुकड़ा था। क्लाइन एक आलू धो रहा था। उसने राहत महसूस की, कहकर कि वो फाइनली खत्म हो गया। क्लाइन एक टेबल के पास खड़ा था जिसमें एक प्लेट में आलू और रोटी थी। उसने डिसाइड किया कुछ आलू खाने का ताकि भूख मिट सके, मेलिसा के वापस आने का इंतजार करते हुए, ताकि दोनों मिलकर लैम खाएं। जब उसने एक आलू खाया तो उसे अच्छा लगा और उसका टेस्ट उसकी बचपन की याद दिलाने लगा जब वो ऐसे ही आलू खाना पसंद करता था। बाद में क्लाइन एक डेस्क पर बैठा लिख रहा था। उसने बुक को जोर से बंद किया, एक बर्प मारा और बोला कि अब वो सच में जिंदा महसूस कर रहा है, ये समझकर कि रिचुअल करना वाकई में काफी एनर्जी ले लेता है। क्लाइन खाना खा के सेटिस्फाइड फील किया और डिसाइड किया कि अब काम शुरू करना है। उसने अपनी सिचुएशन पर सोचा, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है और बचने का कोई तरीका नहीं है। उसने तय किया कि उसका सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मिस्टिसिज्म से जोड़ने का तरीका ढूंढे और एक बियॉन्डर बनने की कोशिश करे, जैसे जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने बात की थी। अच्छा हुआ क्लाइन को डायरी रखने की आदत थी। उसने सोचा कि वो इसे क्लूज के लिए देखेगा अगले गैदरिंग से पहले और देखेगा कि क्या उसके फ्रैगमेंटेड यादों के बीच के गैप्स भर सकता है। उसने ये भी समझा कि उसे क्लाइन के इशू का पता लगाना पड़ेगा। उसने सोचा कि क्लाइन ने सुसाइड क्यों किया और उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। 24 मई की जर्नल एंट्री से पता चला कि वेल्च ने उसे ढूंढ लिया था और बताया कि उसने फोर्थ एपोक से एक नोटबुक हासिल किया है। क्लाइन फोर्थ एपोक की नोटबुक के लिए काफी एक्साइटेड था। वेल्च नहीं चाहता था कि स्टूडेंट से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मदद मांगे उसके कंटेंट्स डिकोड करने के लिए। इसके बजाय वो क्लाइन और नाया के पास आया ऐसे कुछ काम में मदद करने के लिए। क्लाइन सोच रहा था कि वो कैसे मना कर सकता है। बिल्कुल उसे इसे ग्रेजुएशन के बाद तक, थीसिस डिफेंस के बाद तक टालना पड़ा। ऐसे वक्त पर वो दिक्कत नहीं उठा सकता था। फोर्थ एपोक क्लाइन के यादों के हिसाब से अभी आयरन एज चल रहा है और फोर्थ एपोक आयरन एज से पहले था सोलोमन एम्पायर। क्लाइन ने फोर्थ एपोक के बारे में सोचा और उसे ये सच में रहस्यमय लगा। ऐतिहासिक लोगों ने 7 बड़ी चर्चेज के थियोलॉजिकल टेक्स्ट पर डिपेंडेंस बनाकर ये समझने की कोशिश की कि वहां क्या हुआ। अभी उन्हें सिर्फ सोलोमन एम्पायर, ट्यूडर डायनेस्टी और ट्रूनसोएस्ट एम्पायर के बारे में पता था। क्लाइन एक हिस्ट्री स्टूडेंट रहा था और उसने कुछ ऐसा फाइंड किया जो फोर्थ एपोक, जिसे एज ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है, पर अधिक जानकारी दे सकता था। वो तो बहुत ही एक्साइटेड होना चाहिए था। अचानक क्लाइन रुका। एक ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या ये हो सकता है कि फोर्थ एपोक के बारे में जो जानकारी उसने पाई वो उसकी मौत से जुड़ी हो? उसने सोचा क्या उसकी जर्नल में और क्लूज हैं, और वो पेजेस पलटने लगा। 24 जून को एक एंट्री ने बताया कि नाया ने उसे कहा कि उन्होंने कुछ नया डिस्कवर किया है। क्लाइन ने सोचा कि उसे जाके देखना चाहिए। अगला एंट्री जो जून 25 को लिखी गई थी में कहा गया था कि नए तरीके से समझे गए कंटेंट से उन्हें पता चला कि नोटबुक का असली मालिक एक मिशन पर गया था सबसे ऊंचे पीक को समिट करने के लिए हॉर्नासिस माउंटेन रेंज में, जहां नेशन ऑफ द एवरनाइट था। क्लाइन हैरान था नोट करते हुए कि हॉर्नासिस माउंटेन्स की सबसे ऊंची पीक 6000 मीटर से ज्यादा ऊंची है। उसने सोचा कि कैसे एक नेशन वहां सरवाइव कर सकता है और उनकी जिंदगी कैसे चलती होगी। आखिरी एंट्री जो जून 26 को थी उसमें अजीब सिंबल्स थे। क्लाइन सोच रहा था कि क्या ये सब अजीब चीजें सच में हैं। जर्नल वहां खत्म होता है। क्लाइन ने जर्नल को देखा और नोट किया कि उसे जून 27 की एंट्री लिखना चाहिए था। उसे समझ आया कि वो 28 को रात को वहां आया था। वो थोड़ा रुककर एक लाइन याद करता है, सब मरेंगे, मुझे भी। क्लाइन को लगा कि उसे जर्नल से जितने क्लूज मिलने चाहिए थे मिल गए। अब जब उसने सब कुछ देख लिया था तो क्लाइन को जॉब ढूंढने की कोई चिंता नहीं थी। इस दुनिया और युग में यूनिवर्सिटीज बहुत कम हैं और ज्यादातर सिर्फ नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स ही उन्हें अटेंड करते हैं। जो कॉमनर इन स्कूल्स में जा सकता है, चाहे एंड में फेल भी हो जाए, वो वैल्यूएबल सोशल कनेक्शंस बना सकता है। क्लाइन को वेल्च याद आया, जो एक अमीर बैंकर का बेटा था। वेल्च उसके और नाया के साथ वही ग्रुप में था और वो अक्सर उनसे मदद मांगता था। क्लाइन ने सोचा कि उसे वेल्च के पास जाके वो पुराना नोटबुक फिर से देखना चाहिए, शायद इस तरह से और क्लूज मिल जाएं। लेकिन उसने सोचा कि ऐसे सिचुएशंस अक्सर मूवीज में कैसे होती हैं। क्लाइन ने नोटबुक को देखा और उसका पोटेंशियल कनेक्शन सोचा। उसने रियलाइज किया कि अगर नोटबुक उससे सच में जुड़ी है तो शायद उसे डेंजर फेस करना पड़ेगा अगर वो और जानकारी लेने गया। लेकिन उसने ये भी जाना कि वो सिर्फ इस मैटर को इग्नोर करके नहीं भाग सकता, क्योंकि उसको इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही होगा। उसने पुलिस के पास जाने का आइडिया भी डिसमिस कर दिया, क्योंकि उसे लगा ये सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। जब क्लाइन वहां अपने ऑप्शंस पर सोच रहा था, तब अचानक से एक जोर की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सर घुमाया और पूछा, कौन?
सीन शिफ्ट होता है जब एक जोर से थड़ की आवाज दरवाजे पर होती है। क्लाइन का हाथ एक गन की तरफ बढ़ता है, डेस्क के नीचे से निकालते हुए। क्लाइन, जो नर्वस लग रहा है, दरवाजे के पास जाता है और पूछता है कि कौन है। फिर वो गन को क्लिक करता है तैयार करके। कोई चीखता है कि ये माउंटबेटन है और ये पुलिस है। क्लाइन कहता है कि वो आ रहा है। वो गन को ओवन में छुपा देता है। क्लाइन ने दरवाजा खोला, यौन करते हुए और नैप लेने के लिए माफी मांगते हुए। उसने अपनी आंखें मलाई, हैरान देखते हुए। उसने कहा, क्या? और फिर कुछ आदमी सूट और टोपी में उसकी कमरे में आए। एक इंस्पेक्टर ने क्लाइन से पूछा, क्या उसे वेल्च मैकगवर्न का पता है? क्लाइन हैरान हुआ और पूछा, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? पर इंस्पेक्टर ने बोला, पहले क्वेश्चंस पूछने दो। उसने क्लाइन को बोला, टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक रूटीन क्वेश्चनिंग है। इंस्पेक्टर ने क्लाइन से सवाल किया, पूछते हुए, क्या उसे वेल्च मैकगवर्न के बारे में पता है? क्लाइन ने गहरी सांस ली, फिर जवाब दिया कि अगर वो खोई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट वेल्च मैकगवर्न जो कांस्टेंट से हैं की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो जानता है। उसने बताया कि वो दोनों क्लासमेट्स थे और एक ही मेंटर सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर क्वेंटिन कोहेन के नीचे पढ़ाई की थी। इंस्पेक्टर थोड़ी देर रुका, लगभग क्लाइन के शब्दों पर विचार करते हुए। क्लाइन थोड़ा वरीड होता है, पूछता है, क्या वेल्च के साथ कुछ हुआ है? इंस्पेक्टर ने सीरियस टोन में जवाब दिया, हाँ, मिस्टर वेल्च दुनिया से चले गए हैं। मुझे बहुत अफसोस है। क्लाइन विजिबली शॉक्ड हुआ, बोला, ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर ने आगे बोला, मिस नाया भी चले गई है। दोनों मिस्टर वेल्च के घर पर मिले। क्लाइन इस खबर से स्टंट हो गया और नाया के बारे में पूछा। इंस्पेक्टर ने फिर क्लाइन से पूछा कि उसका वेल्च के साथ क्या रिश्ता था। क्लाइन ने जवाब दिया कि उनका अच्छा रिश्ता था। उसने बताया कि वो, वेल्च और नाया काफी बार मिल रहे थे रिसेंटली। वो लोग फोर्थ एपक डॉक्यूमेंट को समझ रहे थे, ये क्लियर करते हुए कि डॉक्यूमेंट एक नोटबुक है। क्लाइन नाया की मौत सुन के शॉक हो गया, खास तौर पे जब उसने वेल्च की मौत के बारे में सुना। उसने पूछा, क्या उनका मर्डर हुआ है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, नहीं। इंस्पेक्टर ने समझाया कि सीन से मिलने वाले सबूत के हिसाब से उन्होंने सुसाइड किया। इंस्पेक्टर ने ग्रूसम सीन डिस्क्राइब किया, बोला कि वेल्च ने बार बार अपना सर दीवार पर मारा और दीवार खून से भरी हुई थी। उसने ये भी बताया कि नाया ने एक पानी के बेसिन में डूबकर अपनी जान दी, जो चेहरा धोने के लिए यूज होता है। क्लाइन को ये इन्फॉर्मेशन बिलीव करना मुश्किल लगा। उसने इम्पॉसिबल शब्द दोहराया। इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्होंने शुरू में भी वही सोचा था, लेकिन ऑटोप्सी रिजल्ट्स और सीन की हालत ने ड्रग्स या किसी एक्सटर्नल फोर्स को रूल आउट कर दिया। इंस्पेक्टर ने यह भी क्लैरिफाई किया कि वेल्च और नाया की बॉडीज पे कोई स्ट्रगल का निशान नहीं था। क्लाइन इस इन्फॉर्मेशन से गहराई से डिस्टर्ब दिख रहा था। इंस्पेक्टर ने क्लाइन से पूछा कि उसने आखिरी बार मिस्टर वेल्च या मिस नाया को कब देखा था। क्लाइन ने जवाब दिया कि उसे लगता है कि यह जून 26 था, जब उन्होंने नोटबुक का एक नया हिस्सा समझा और पढ़ा। क्लाइन ने आगे बताया कि उसके बाद वो घर आया था अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए 30th को। उसने यह भी बताया कि इंटरव्यू टिंगेन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ था। तभी दूसरे इंस्पेक्टर का हाथ टेबल पर एक किताब की तरफ बढ़ा। क्लाइन को याद आया कि वो अपना जर्नल छुपाना भूल गया। फिर हमारे मेन ऑफिसर कहते हैं, हे, नर्वस मत हो। फिर एक आदमी कहता है, यह तो रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स का हिस्सा है। क्लाइन सोचता है, क्या ये लोग बिल्कुल नहीं रुकने वाले? इन्होंने तो मुझे सर्च वारंट भी नहीं दिखाया। एक और आदमी सूट और टोपी पहने हुए क्लाइन की डायरी उठाता है। वो कहता है, कितना अजीब, ये लाइन, इसका क्या मतलब है? क्लाइन जानता है कि ये लिखा हुआ सब काम आएंगे का मतलब है। क्लाइन सोचता है, वो। क्लाइन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। एक ऑफिसर कहता है, हम बहुत खुश हैं और बहुत फॉर्चुनेट हैं ये देखकर कि आप अभी भी जिंदा हैं। क्लाइन अपने आप से सोचता है कि यह एक मौका है, लेकिन फिर जल्दी से कहता है कि उससे नहीं पता। उसको याद है कि उस दिन सुबह उठते हुए उससे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कुछ सही नहीं है, जैसे वो कुछ भूल रहा है। वो सोचता है कि लोएन किंगडम का जुडिशियल सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वहाँ सर्च वारंट्स हो सकें, और पुलिस फोर्स तो सिर्फ 15 या 16 साल पहले बनाई गई थी। दो आदमी सूट और टोपी में उसके पास खड़े हैं। वो सिर पकड़े परेशान नजर आता। अब वो सोचता है कि क्या करे। फिर तय करता है कि वो वेल्च पर इल्जाम डाल देगा। आखिर मरे हुए लोग जवाब नहीं दे सकते। यह विचार उसे बेहुदा लगता है। क्या लोग उस पर यकीन करेंगे? उसे लगता है कि उसे अपनी बात को साबित करने के लिए गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी। एक आदमी जो सूट और टोपी पहने हुए है अविश्वास जताते हुए कहता है कि उन्हें लगता है क्लाइन एमनेसिया का नाटक कर रहा है। वे तो इसे इंसेनिटी की प्ली मानने को ज्यादा तैयार हैं। क्लाइन जवाब देता है कि वह सच बोल रहा है। मैन ऑफिसर क्लाइन को बुलाता है। फिर वो खुद सोचता है कि शायद क्लाइन सच कह रहा है, ये संभव है। वो बताता है कि एक एक्सपर्ट अगले 1-2 दिन में आएगी जो उसकी खोई हुई यादें वापस लाने में मदद करेगी। क्लाइन को हैरानी होती है कि उस आदमी ने उस पर भरोसा कर लिया। फिर वो कहता है कि क्लाइन का सहयोग सराहनीय है। उसे हिदायत दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक टिंगेन शहर ना छोड़े। अगर जरूरी हो तो पहले ऑफिसर माउंटबेटन को बताना होगा, वरना कानून का सामना करना पड़ेगा। अब क्लाइन सोचता है कि क्या ये सब खत्म हो गया?
क्या अब और सवाल नहीं पूछे जाएंगे, या शायद उसे फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाएगी। उसके मन में आता है कि अब क्या करना चाहिए, झूठ बोलता रहे। फिर खुद से कहता है, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि सभी लोग मरते हैं भगवानों को छोड़कर। उसे नहीं पता कि आगे उसे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। शायद पुलिस से कुछ संपर्क बनाए रखना ही सही होगा। सूट और टोपी पहने एक आदमी कहता है, तुम बहुत लकी हो। फिर वो जोड़ता है, ऐसे इंसिडेंट के बाद ज्यादातर लोग जो शामिल होते हैं मारे जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। क्लाइन राहत महसूस करता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसे लगता है कि वो वाकई बहुत फॉर्चुनेट है। बीते दिनों की घटनाओं को याद करता है और सोचता है कि उसने वो खास वाक्य क्यों लिखा था। इसका कोई मतलब नहीं समझ आ रहा। उसे लगता है कि शायद सच बोलना ही सबसे अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लेकिन इसे कैसे किया जाए ये सावधानी से तय करना होगा। उसे लगता है कि अब तक जो हुआ उसमें उसका रिएक्शन एक आम इंसान जैसा होना चाहिए था, लेकिन उसकी एक्टिंग में कुछ कमी थी। अब वो ठान लेता है कि उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स सुधारने के लिए गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी। क्लाइन अपने कमरे के फर्श पर लेटा है। वो बेड के नीचे हाथ डालकर एक रिवॉल्वर निकालता है। माथे से पसीना पोंछते हुए वो तय करता है कि मेलिसा के घर लौटने तक इंतजार करेगा और उसके लिए लैम और पीस्टू बनाएगा। उसे याद आता है कि मेलिसा का कुकिंग स्टाइल अभी भी बहुत सिंपल और क्रूड है। वैसे भी गरीब परिवारों के पास ज्यादा मसाले नहीं होते। अब वो अनुमान लगाता है कि अगर वो मेलिसा का इंतजार करेगा तो खाना बनते बनते 12:30 बज ही जाएंगे और तब तक वो भूखी हो जाएगी। इसलिए वो सोचता है कि अब उसे दिखाना होगा कि असली कुकिंग कैसी होती है। उसे ख्याल आता है कि क्या होगा अगर मेलिसा पूछे कि उसने अचानक कुकिंग कैसे सीख ली। फिर तय करता है वेल्च को ब्लेम कर देगा। मरे हुए लोग तो कुछ कह नहीं सकते। एक्सपर्ट के बारे में सोचता है जो उसकी यादें वापस लाने में मदद कर रही है। उसे लगता है शायद वह कोई साइकोलॉजिस्ट है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइन ध्यान से ग्रीन अनियंस को चॉपिंग बोर्ड पर काट रहा है। अगले सीन में वो रेड पेपर्स और गार्लिक जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स एक पॉट में डालता है जिसमें ब्रॉथ उबल रहा है। वो कहता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्लाइन एक दरवाजे पर खड़ा मेलिसा को देख रहा है। उसे देखकर वो मुस्कुराता है और खुशी जताते हुए कहता है, तुम लौट आई। उसके हाथ में गर्म सूप का कटोरा है। मेलिसा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। मेलिसा पूछती है, क्या तुमने ये सूप बनाया है? वो टेबल पर बैठ जाती है जहां सूप का एक बाउल और 2 ब्रेड के टुकड़े रखे हैं। क्लाइन कहता है, ट्राई करो, बताओ कैसी लगी। मेलिसा टेबल पर बैठी सोच रही थी। उसने फोक उठाया, खाने के लिए तैयार थी। पहला बाइट लेते ही उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। उसने बाउल टेबल पर रख दिया। अब वो बिल्कुल खाली था और चमक रहा था। वो टेबल से उठ खड़ी हुई। वो कहती है, ये सब तो तुम्हारे लिए होना चाहिए था। क्लाइन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं पहले ही कुछ बाइट्स ले चुका हूँ। दोनों टेबल पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। मेलिसा के हाथ में फोर्क था जिस पर मीट का टुकड़ा लगा था। क्लाइन सोच रहा था, सच तो ये है कि वो खुद भी जानना चाहता है उस दिन क्या हुआ था। उसे अपने दोस्तों की हालत का भी पता लगाना था। तभी मेलिसा पूछती है, ये तुमने कैसे बनाया? क्लाइन जवाब देता है, ये एक प्रिविलेज है जो शेफ होने के साथ आता है। मेलिसा उसकी बात से सहमत होती है। क्लाइन फिर मेलिसा से कहता है कि उसने वास्तव में वेल्च से पूछा था कि वो उसे ये डिश बनाना सिखाए। इस बार वो बिल्कुल नहीं कह सकता था कि ये उसका पहली बार था ये डिश बनाने का, लेकिन वेल्च जैसे अनुभवी शेफ के मुकाबले उसका खाना अभी भी कुछ कमजोर था। उसने सोचा कि जब उसके पास पैसे होंगे वो मेलिसा और बेंसन को एक रेस्टोरेंट ले जाएगा जहां वे और भी स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। अचानक मेलिसा को क्लाइन का इंटरव्यू याद आया। उसने एक डकार ली और शर्म से अपना मुंह ढक लिया। क्लाइन मुस्कुराते हुए बोला कि उसका काम है सफाई करना। मेलिसा ने सिर हिलाकर हामी भरी। मेलिसा थोड़ी परेशान लग रही थी और सोच में डूबी हुई थी। उसने देखा कि क्लाइन ने काली मिर्च और लार्ड का इस्तेमाल किया है। क्लाइन ने कहा कि ये सिर्फ थोड़ा सा है और ये स्वाद के लिए है। मेलिसा ने क्लाइन से कहा कि अब से वो खाना बनाएगी और उसे जल्दी से अपने इंटरव्यू पर ध्यान देना चाहिए और नौकरी ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। मेलिसा ने क्लाइन से कहा कि वो जल्दी सो जाए और उसे गुड नाइट कहा। क्लाइन ने भी उसे गुड नाइट कहा। जब वो बिस्तर पर था उसे दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। उसने सोचा, अब क्या टाइम हुआ है? क्या मेलिसा मुझे उठाना भूल गई? उसे हैरानी हुई, यह कौन हो सकता है? दरवाजे के इस पार से आवाज आई, मैं डन स्मिथ हूँ। क्लाइन चौंक गया। डन स्मिथ। दरवाजा धीरे से खुला। क्लाइन ने पूछा, क्या कुछ हुआ है? डन स्मिथ ने बताया कि उन्होंने एक कोचमैन ढूंढ लिया है जिसने पुष्टि की कि क्लाइन 27 तारीख को वहाँ था। वो यह भी बताता है कि उसी दिन जब मिस्टर वेल्च और मिस नाया की मौत हुई थी, क्लाइन वेल्च के घर गया था। डन ने यह भी जोड़ा कि वेल्च ने क्लाइन की कोच की पेमेंट में मदद की थी। क्लाइन ने जवाब दिया, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो साबित करे कि मेरा वेल्च और नाया की मौत से कोई संबंध है। उसे लगा कि वो सच में उस दिन की घटनाएं याद नहीं कर पा रहा। उसे याद नहीं था कि 27 तारीख को उसने क्या किया था। बस सोचने लगा कि शायद डन स्मिथ उस पर यकीन नहीं कर रहा। रिवाइज क्लाइन आगे कहता है कि जब वो सुबह उठा तो उसने अपने पैरों के पास खून की कुछ बूंदें देखी। उसने कहा कि सिर्फ अपनी डायरी की एंट्रीज के जरिए ही वह थोड़ा बहुत समझ पाया कि शायद वो 27 तारीख को वेल्च के घर गया था। वह सोचता है, बिल्कुल वही जो मैंने अंदाजा लगाया था।
27 जून को असली क्लाइन वाकई में वेल्च के घर गया था और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली, जैसे वेल्च और नाया ने की। डन स्मिथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्लाइन की मानसिक स्थिरता, कंपोजर बहुत स्ट्रांग है। क्लाइन ने फिर डिक्लेयर किया कि जो कुछ भी उसने बोला था वो सच था, लेकिन उसके इंटरनल थॉट्स ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ सच्चाई का एक हिस्सा था। डन स्मिथ एक हैट और सूट पहने हुए बोला कि मिस्टर वेल्च का एक रिवॉल्वर खो गया है और उसका कुछ पता नहीं है। उसने सोचा कि वो वहां उसे ढूंढ सकेगा। फिर उसने क्लाइन से पूछा कि क्या ये सही नहीं है। क्लाइन के अंदर के ख्यालात ने फिर ये सवाल उठाया कि क्या ये रिवॉल्वर वेल्च की थी। क्लाइन ने अपने हाथ ऊपर किए। उसने कहा कि बेड के नीचे फ्रेम के अंदर रिवॉल्वर है। डन स्मिथ वहां था और उसने पूछा अगर क्लाइन को और कुछ कहना है। क्लाइन ने कहा कि कुछ तो है। उसने बताया कि 2 रात पहले वो रात को बीच में उठ गया था। उसके बाद उसने देखा कि उसकी कुछ यादें खो गई हैं, इंक्लूडिंग जो भी उसने वेल्च के घर पर 27 को देखा या किया। उसने ये किया कि वो झूठ नहीं बोल रहा और सच में उससे कुछ याद नहीं है। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि ये उसके पहले से सोचने के हिसाब से था और ये उन्हें पिछले कुछ इंसिडेंट्स की छुपी हुई लॉजिक भी मैच होती है। उसने ये भी बोला कि उससे नहीं पता क्लाइन कैसे सरवाइव कर गया। क्लाइन ने गहरी सांस ली, कहकर कि उससे भी नहीं पता कि वो कैसे बचा, जब तक डन स्मिथ उस पर विश्वास करता रहा। लेकिन डन स्मिथ ने कहा कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्लाइन पर भरोसा किया, क्योंकि अभी क्लाइन पर बहुत ज्यादा शक है। डन स्मिथ क्लाइन के पास खड़ा हुआ, ये कह रहा था कि उन्हें ये पक्का करना पड़ेगा कि क्लाइन ने सच में जो हुआ उससे भूल गया है और उसने मिस्टर वेल्च और मिस नाया की मौत का कारण नहीं बना। डन स्मिथ ने क्लाइन से उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने और पुलिस स्टेशन वापस आने को कहा। ये भी बताया कि पूरा प्रोसेस शायद जल्दी हो जाएगा। क्लाइन ने पूछा कि क्या एक्सपर्ट वहां पहले से है, क्योंकि डन स्मिथ ने बोला था कि 2 दिन लग सकते हैं। डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि वो उम्मीद से पहले आई थी। क्लाइन ने कहा क्या वो मेलिसा के लिए एक नोट छोड़ सकता है। डन स्मिथ ने हाँ किया। क्लाइन को लगा कि एक्सपर्ट शायद ये पता कर सकेगा कि उसने ट्रांसमाइग्रेट किया है। उसने ये भी सोचा कि एम्परर रोसेल का असैसिनेशन 7 मेजर चर्चेस के सामने हुआ और यह ट्रांसमाइग्रेशन जैसे कुछ डिस्कवर हो सकता है। क्लाइन डेस्क पे बैठकर सोच रहा था कि शायद वो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने आ जाएगा। उसने सोचा कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई लड़ने की क्षमता नहीं है और बाहर कितने और पुलिस इंतजार कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। उससे लगा अगर उन्होंने अपने बंदूक निकाली और उस पर गोली चलाई तो वो खत्म हो जाएगा। क्लाइन ने फैसला किया कि इस सिचुएशन को एक कदम एक समय पर लेना पड़ेगा। उसने एक नोट लिखने की तैयारी की। एक चाबी और एक छोटी किताब डेस्क पर पेपर के बगल में रखी थी। डन स्मिथ, क्लाइन और एक और आदमी एक कैरेज के पास खड़े थे। डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा अंदर जाने के लिए। अचानक एक आदमी ने किसी को बुलाया कि जो उसने चुराया है वो दे दे। वो आदमी चिल्लाता रहा कि जो उसने चुराया वो वापस करो, उससे धमकी देते हुए। दूसरा शख्स चोरी करने से इनकार करता रहा और आजादी की मांग की। एक घोड़ा उस आदमी से टकरा गया जो क्लाइन का हाथ पकड़े हुए था। क्लाइन को लगा यह उसका मौका है। डन स्मिथ पास में खड़ा था। क्लाइन भाग गया। क्लाइन ने सोचा कि इसके बाद वो बैकलैंड जाएगा, क्योंकि उससे लगा बैकलैंड में पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां छुपना आसान होगा। डन स्मिथ ने कहा समझ गया, और क्लाइन को पता भी नहीं था कि डन स्मिथ वहां था। जब घोड़ों के नाखूनों की आवाज सड़क पर सुनाई देने लगी और एक घोड़ा गाड़ी नजदीक आ रही थी, क्लाइन को लगा कि वो ऑलमोस्ट वहां है। वो थोड़ा चकित हुआ। क्लाइन के जहन में ये चल रहा था कि वो जिस जगह पर है उसके बारे में सोच रहा है। एक गाड़ी तेज चल रही थी सड़क पर। क्लाइन सोचता है कि उसकी बातें थोड़ी वेग थीं, लेकिन उसकी ट्रांसमाइग्रेशन और गैदरिंग को छोड़कर उसने अब सब कुछ कन्फेस कर दिया था। उसने सोचा कि क्या वो पकड़ा जाएगा। क्लाइन को लगा कि जब तक वो शहर से भाग जाएगा वो उस एक्सपर्ट से नहीं मिलेगा। क्लाइन ने गाड़ियों को देखा। क्लाइन ने सोचा कि जब उससे मौका मिलेगा तो वो एक कैरेज में जंप करेगा ताकि पुलिस को थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से भटका सके। एक कैरेज आई। क्लाइन ने ड्राइवर को जल्दी करने को कहा ताकि वो उन्हें शहर के बाहर पियर तक ले जा सके। फिर एक हफ सुना जाता है। क्लाइन बिस्तर पर बैठता है भारी सांसों से और अपने चेहरे को हाथ से ढक लेता है। वो सोचता है कि ये सिर्फ एक सपना था और शुक्रिया अदा करता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और एक पुराना लाल चांद देख रहा है। वो अपने पॉकेट वॉच को चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 2 बजे सुबह है। क्लाइन फिर बिस्तर से उठता है और अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है। सोचता है कि उससे खुद को हल्का करना है। बाद में क्लीन एक कमरे में खड़ा है। वो अंदर से ओवरनाइट गॉडीज के बारे में सोच रहा है। फिर वो टर्न करता है और डन स्मिथ को खिड़की के पास खड़ा देखता है। क्लीन हैरान होता है और सोचता है कि ये तो वही है। क्लीन सोचता है अंदर से कि ये डन स्मिथ है। वो अंदर से सोचता है डन स्मिथ। डन स्मिथ कहता है कि वो क्लीन के सपनों वाले सेल्फ पर अपने कॉन्शियस सेल्फ से ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि आम लोग अपने सपने कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लीन सोचता है अंदर से रुको। क्लाइन सोचता है कि डन स्मिथ ने सिर्फ वही देखा जो वो चाहता था। क्लाइन सोचता है अंदर से क्या मैं अभी भी सपने देख रहा हूँ। डन स्मिथ कहता है कि वो कंफर्म कर सकता है कि क्लाइन ने इस घटना की वजह से कुछ यादें खो दी हैं।
डन स्मिथ ये भी कहता है कि वो खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करेगा और वो है डन स्मिथ, अ नाइट हॉक। क्लाइन सोचता है, अ नाइट हॉक, क्या नाइट हॉक्स वही बियॉन्डर्स हैं जो जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने मेंशन किया था? वो ही तो है चर्च ऑफ द एवरनाइट के नीचे। क्लाइन पूछता है कि क्या डन स्मिथ उसके सपनों को कंट्रोल कर रहा था और क्या इसी वजह से उसने अभी ऐसा सपना देखा? डन स्मिथ कहता है कि उसने बस क्लाइन के सपने में घुसकर कुछ गाइडेंस दी। वो समझाता है कि जब कोई सपने देख रहा होता है तो उनके सप्रेस्ड थॉट्स और इमोशंस बाहर आ जाते हैं, जो सब कुछ क्योटिक और एब्सर्ड बना देते हैं। लेकिन सच कभी न कभी मिल ही जाता है और एक पुराने हाथ की तरह उसके लिए सच्चाई ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं। क्लाइन सोचता है, यानी अगर मैं अर्थ पे कुछ सपने देखता हूं तो वो जरूर जान जाएगा। क्लाइन सोचता है, अभी के सपने में मैं बहुत क्लियर हेडेड था, मुझे अच्छे से पता था कि क्या कहना है और क्या नहीं। क्लाइन डन स्मिथ से पूछता है क्या वो अब पूरी तरह से मानते हैं कि उसकी यादें खत्म हो गईं। डन स्मिथ कुछ चुप हो जाता है। डन स्मिथ पूछता है क्या क्लाइन को इस पर शॉक नहीं लग रहा। डन स्मिथ कहता है कि जिसे भी उसने पहले मिले हैं, चाहे उन्होंने अभी सपने देखे हों, वो कभी भी बियॉन्डर पावर्स पर विश्वास नहीं करते। वो बस ये सोचते हैं कि वो अभी भी सपने में है। क्लाइन फिर रिस्पॉन्ड करता है कहकर कि वो उम्मीद और दुआ करता है कि बियॉन्डर पावर्स उसकी मदद कर सके। डन स्मिथ कहता है कि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग सोच है और शायद ये सिर्फ लक की वजह से नहीं है कि क्लाइन अब तक जिंदा है। क्लाइन पूछता है क्या वो अब घर जा सकता है? डन स्मिथ कहता है नहीं और कहता है कि क्लाइन को अब भी उसके साथ जाना है और एक्सपर्ट से मिलना है। क्लाइन पूछता है क्यों? क्लाइन को अंदर से लगता है कि ये तो मजाक होना चाहिए और अगर वो एक्सपर्ट को पता है कि डन स्मिथ ने उससे अपने सपने में क्या गाइडेंस दी, वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर ये एक्सपर्ट हिप्नोसिस, माइंड रीडिंग या कुछ और है तो ये उस बात को नहीं छुपा सकता कि उसने पुनर्जन्म लिया है। डन स्मिथ कहता है कि वो सपनों के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें दोबारा चेक करने में कोई बुराई नहीं। वो आगे कहता है कि उन दोनों की स्पेशलिटीज अलग हैं और शायद वो क्लाइन को कुछ उसकी यादें वापस लाने में मदद कर सके। जैसे शायद वो उस नोटबुक की करंट लोकेशन याद दिलाने में हेल्प करे जिसकी उसने इतनी चिंता की थी, वो एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक। क्लाइन पूछता है क्या? डन स्मिथ कहता है कि उन्हें वो फोर्थ एपोक का नोटबुक नहीं मिला और उन्होंने मिस्टर वेल्च के घर में हर जगह देखा पर कुछ नहीं मिला। क्लाइन कहता है कि वेल्च मर चुका है और नाया भी मर चुकी है। डन स्मिथ क्लाइन को बताता है कि वो सिर्फ एक ही बचा हुआ क्लू है। क्लाइन सोचता है कि नोटबुक गायब हो गया और ये बहुत अजीब है, उसने कभी सोचा नहीं था फोर्थ एपोक नोटबुक कहाँ है। डन स्मिथ क्लाइन को बुलाता है, कहता है कि उन्हें वेल्च के घर जाना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट उनका इंतजार कर रहा है वहाँ। क्लाइन सोचता है अंदर ही अंदर कि वो भाग जाना चाहता है, पर बियॉन्डर्स आम इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सोचता है कि डन स्मिथ ने अपने सपने के दौरान कैसे रिएक्ट किया, इससे उसका गार्ड पहले से ही रेज्ड है। उसका सोचना है कि और क्या, डन स्मिथ जरूर गन ले जा रहा है। वो सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ है, इसलिए उसकी मेंटल स्टेट में कुछ खास है, या फिर ये लक एनहांसमेंट रिचुअल का किसी स्पेशल इफेक्ट है। डन स्मिथ फिर क्लाइन से पूछता है कि उसने अपने सपने के एंड में क्यों भागने की कोशिश की। पूछता है कि उन्हें किस चीज से डर लग रहा था। क्लाइन मानता है कि उससे याद नहीं है कि उसने वेल्च के घर पर क्या किया, नहीं उससे वहां पे जानों की मौत का याद है। उससे डर है कि शायद वो खुद ही दोषी है और इस पॉसिबिलिटी का सामना करने से वो बहुत स्केर्ड है, इसलिए उसने सोचा कि सदर्न कॉन्टिनेंट भागकर नई जिंदगी शुरू करना बेटर होगा। डन स्मिथ का रिस्पॉन्स है कि अगर वो उसी सिचुएशन में होते तो वही करते। क्लाइन फिर पूछता है क्या ये सच है कि क्लाइन बाद में डन स्मिथ के साथ एक कैरिज में है। डन स्मिथ एक केस याद करते हैं जो कुछ साल पहले का है, एक कल्ट से जुड़ा हुआ। उस कल्ट ने अपने फॉलोअर्स को सुसाइड करने के लिए कहा, जैसे कि लिविंग सैक्रिफाइसेस। उनमें से एक फॉलोअर अपनी भूल से जीत गया और कल्ट के बारे में रिपोर्ट की। केस जल्दी सॉल्व हो गया और उन्होंने कंफर्म किया कि उसके आसपास कोई डेमोनिक सेंट्स नहीं थे। उसके बाद उसने एक आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया। क्लाइन जब उसने सुना कि डन स्मिथ की कहानी का आदमी ने अपने आप को गलती से मार दिया तो वो हैरानी से ये बात दोहराता है। गाड़ी के पहिए जब रास्ते पर चल रहे हैं तो आवाज भर जाती है। डन स्मिथ ये अनाउंस करता है कि वो वेल्च के घर पहुंच गए हैं और क्लाइन को गाड़ी से उतरने को कहता है। क्लाइन जवाब देता है कहकर कि वो उतर जाएगा। डन स्मिथ एक एक्सपर्ट का परिचय देता है जो बाहर की दुनिया में अव्वा काउंटी की सबसे मशहूर स्पिरिट मीडियम के रूप में जाना जाता है, पर यह सिर्फ एक ढोंग है। डन स्मिथ कहता है कि उसकी असली पहचान है, वो सबसे बड़ी स्पिरिट मीडियम डेली है। डेली एक अच्छी रोशनी वाले कमरे में सोफा पे बैठी है। उसके सामने एक टेबल पर एक दिया जल रहा है। वो डन स्मिथ और क्लाइन को गुड इवनिंग कहकर ग्रीट करती है। डन स्मिथ डेली से पूछता है क्या कोई रिजल्ट्स हैं।
घर के अंदर डेली, डन स्मिथ और क्लाइन बैठे हुए हैं। डेली देखती है कि असली स्पिरिट्स पहले ही गायब हो चुकी हैं, वेल्च और नाया भी। वो कहती है कि ये तो काफी ट्रिकी है। डन स्मिथ डेली को क्लाइन मोरिटी से मिलाता है, कहकर कि वो देखने की कोशिश करे अगर उनसे कुछ पता कर सके। डेली उन्हें थोड़ा मुस्कुराहट के साथ देखती है। क्लाइन के दिमाग में सोच चल रही है, सोचता है कि उसका क्या करना चाहिए, और अगर वो उसकी राज खुल गई, डेली कहती है कि जो वो करने वाली है वो उसे अनकंफर्टेबल करेगा, उसे तकलीफ देगा और शायद कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकती है फ्यूचर में। वो उससे फ्रेग्रेंसेस देने का ऑफर करती है, कहकर कि ये उसे एक स्मूथ और जेंटल फीलिंग देंगे और वो धीरे धीरे रिलैक्स कर सकता है, फिर वो उस फीलिंग में पूरी तरह डूब सकता है। क्लाइन अब सोचता है कि ये स्ट्रेंज लगता है। डन स्मिथ उससे कहता है कि इसमें इतना अजीब नहीं है, समझाते हुए कि ये लोग चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स जैसे नहीं हैं और उनके तरफ औरतें भी मर्दों का मजाक उड़ा सकती हैं। डन स्मिथ को पूरा भरोसा है कि क्लाइन इस बात को समझ सकता है, क्योंकि उसकी माँ एवरनाइट गॉडेस की बहुत बड़ी भक्त थी और वो और उसका बड़ा भाई दोनों चर्च के संडे स्कूल की क्लासेस लेते थे। क्लाइन कहता है कि उससे समझ आता है, पर उसने कभी ये नहीं सोचा। डन स्मिथ उससे कहता है कि टेंशन मत लो, डेली ऐसा ज्यादा नहीं करती, वो बस ये तरीका इस्तेमाल कर रही है ताकि वो शांत हो सके। डन स्मिथ ये भी कहता है कि वो कॉर्पसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड है न कि मर्दों में। डेली कहती है कि वो उससे इतना रीपर्स वर्स क्यों दिखा रही है। डेली समझाती है कि जो वो उससे दे रही है वो एक हर्बल डिस्टिलेट है, जो नाइट वैनिला, स्लम्बर फ्लावर और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर है। डेली एक छोटी सील ट्यूब पकड़ती है और बताती है कि इसे वो अमांथा कहती हैं, जो हर्मेस भाषा में शांति का मतलब है, और उन्हें ये सुनिश्चित करती है कि इसका स्मेल बहुत अच्छा है। फिर वो एक और ट्यूब दिखाती हैं जिसे आई ऑफ द स्पिरिट कहती हैं। डेली आई ऑफ द स्पिरिट कैसे तैयार होता है ये डिटेल में बताती हैं, कहकर कि इसे ड्रैगो और पोलर ट्रीज की काठी और पत्तियों से बनाया गया है। इन्हें 7 दिन तक धूप में सुखाया जाता है, 3 बार डेकट किया जाता है और फिर सब कुछ लैंटीवाइन में डूबा दिया जाता है। और वो बताती हैं कि इस प्रोसेस के दौरान कई इनकेंटेशंस शामिल किया जाता है। वो कहती हैं कि ये मीडियमशिप में बहुत मददगार है और इतना स्ट्रांग है कि लोगों को एक खास फीलिंग से मोहित कर सकता है। क्लाइन को लगता है कि ये फीलिंग उसकी लक एनहांसमेंट रिचुअल जैसी है। उसके बाद डेली कहती है कि उनसे अपना परिचय देना चाहिए। वो एस्पिरिट मीडियम डेली हैं। क्लाइन सोचता है कि उनके पास कुछ नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके और बस उम्मीद कर सकता है कि उनमें कुछ स्पेशल है, पर यह बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। डेली को लगता है कि उसे थोड़ा हेल्प चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन नहीं है, इसलिए उससे सीधा या रफ ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्लाइन को लगता है कि इसमें वो क्रेजीनेस नहीं है जो लक एनहांसमेंट रिचुअल में थी, वो क्रेजीनेस जो उसको एक्सप्लोड करने की फीलिंग दे रही थी।